नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रभात कुमार रॉय। प्रभात जी, आपका स्वागत है मेरे शो में। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम खास तौर से जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रसिया दौरा। वहाँ वैसे तो जो जी जी। रसिया के हमारे समकक्ष हैं उनके साथ भी उनकी चर्चा हुई है और दो मुद्दों पर बड़ी सफलता जी उनको जी। मिली है। पहली तो बात यह है जी कि रूस पाकिस्तान को किसी भी तरह के हथियार सप्लाई ना करने पर सहमत हुआ है। पहले भी था, लेकिन बीच में कुछ ऐसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे थे और पाकिस्तानी मीडिया में भी कुछ इस तरह की चीजें आ रही थी कि जैसे रूस अब पाकिस्तान को भी उनकी जरूरतों के साजो सामान देगा। लेकिन राजनाथ सिंह की जी इस यात्रा के दौरान ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, रूस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। जी दूसरा, जो पूर्वी सीमा पर लद्दाख में काफी समय से एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है और चीन की खुराफातें, चीन की हिमाकत वहां जारी है, जिसका जवाब हमारी सेनाओं ने ठीक तरीके से दिया है। चाहे गलवान जी घाटी हो, चाहे पेंगोंग झील का दक्षिण किनारा हो, वहां भी हमारी स्थिति अब मजबूत हो गई है। लेकिन कोर कमांडर स्तर की बातचीत तो चल रही थी चीन से, और जो ब्रिगेड लेवल के कमांडर होते हैं उनके स्तर की भी बातचीत चल रही थी। दो दौर की बातचीत जुलाई और अगस्त में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की भी हुई थी। लेकिन इन बातचीत का नतीजा कुछ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बातचीत में जो सहमति बनती है उस पर जमीन पर चीनी सेना अमल करती हुई दिखाई नहीं देती है। तो ये पहली जी बार है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की फोन पर चीन के विदेश मंत्री यांग यी से बातचीत हुई है इस मसले पर। और उस बातचीत में भी दोनों देश सीमा पर शांति बहाली के लिए तैयार हुए थे। लेकिन पहली बार दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई है और राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष से ये कहा है कि जब तक चीन की सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी, मई की अपनी पोजीशन पर नहीं जाएंगी, तब तक सरहद पर शांति संभव नहीं है। यानी भारत ने फिर जी। स्पष्ट कर दिया है कि चीन को वापस जाना पड़ेगा। हम तब हटेंगे जब चीन अप्रैल मई की अपनी स्थितियों पर वापस लौटेगा। तो राजनाथ सिंह के इस दौरे को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और दौरे का ओवरऑल अगर हम देखें तो कैसा मानते हैं? देखिए, ऐसा है ओंकार जी। रशिया के साथ हमारे अब तो सदियों पुराने संबंध हो गए हैं। क्योंकि देखिए, जिस समय सबसे ज्यादा मुसीबत में थे कश्मीर को लेकर, जबकि समझिए कि पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे खिलाफ था और वो पूरी तरह दखलंदाजी करने के अंदाज में था कि हम कश्मीर में जो है यूएन फोर्सेस को उतार देंगे। उस दौर में भी देखिए, आपको याद होगा अच्छी तरह 4 बार रूस ने वीटो किया। ठीक है कि साम्यवाद का वहां पराभव हो गया 1990 में, आप सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी खुशकिस्मती है और पुतिन की समझदारी है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली येल्सिन के बाद जो जो किरदार उभरा, जो कि लगभग 20 वर्षों से वहां पर सत्ता में है, पूरी तरह काबिज है, वो शख्स व्लादिमीर पुतिन है। उसने भी उस दोस्ती को निभाया और आज ये सिद्ध हो गया है, जो आपकी बात से मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कि ये बीच में खबरें आई थी कि वो पाकिस्तान को लेटेस्ट जो वेपन्स हैं उनको देगा। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक व्यापारी देश बन चुका है वो, क्योंकि समाजवादी देश नहीं रहा है वो, तो अपने हित आर्थिक देखता है। लेकिन इस बार जो राजनाथ सिंह गए और पहले भी गए थे, जब ये आपको याद होगा भी पिछली बार जब परेड हुई थी, जो विश्व युद्ध के विजय की जो परेड शानदार हुई थी, उसमें खुद जो है हिंदुस्तान की फौज ने शिरकत की थी। भारत से टुकड़ियां गई थी और जी। उन्होंने उस मार्च पास्ट में हिस्सा लिया था।
अन्य देशों की भी देखूं जो अलाइड कंट्रीज रहे हैं रूस के, आप जानते हैं उन्हें अच्छी तरह, वो भले ही आज रूस के संग में नहीं है, वो रशियन यूनियन में नहीं है, लेकिन उनके भी बड़े अच्छे संबंध हैं। बहुत सारे मुल्क हैं यूरोप के, थोड़ा बहुत उसके ताल्लुकात अपने पुराने पुराने संघ के लोगों में यूक्रेन से बिगड़े हैं क्रीमिया को लेकर। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो भारत के बहुत पक्ष में है। कुल मिलाकर जो स्थिति है हमारी रूस के साथ, क्योंकि हमारे को अभी देखिए उसने S-400 जो है हमको एक सिस्टम दिया है मिसाइल वाला, उसको कितने ऊंचे दामों में अमेरिका हमें दे रहा था सारी दुनिया जानती है। लेकिन ये सौदा हमारे लिए कितने फायदेमंद रहा और ये कितनी बड़ी हुकूमत की सफलता है, ये विदेश नीति की कितनी बड़ी सफलता है कि आज भी हम उन संबंधों को, हमारे वैचारिक मतभेद होते हुए भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग अब उस विचार के स्तर पर, जब भी नहीं थे, जब नेहरू और खुरुश्चेव दोस्त थे तब भी हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री थे, वो एक टोटलिटेरियन कम्युनिस्ट कंट्री था, यहाँ एक पार्टी की डिक्टेटरशिप थी। लेकिन सरकार जी एक बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि आज इस वक्त जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसमें चीन हमें पूरा चुनौती दे रहा है और पाकिस्तान को भी पूरा का पूरी ताकत दे रहा है, उसमें दो दुनिया की महाशक्तियां हमारे साथ खड़ी एक साथ। ये पहला बार हो रहा है इतिहास में, वरना तो एक ही महाशक्ति हमारे साथ होती थी जिसका नाम था सोवियत रशिया। आज 2001 के बाद जो स्थितियां उभरी हैं दुनिया में, उसने अमेरिका को हमारे इतना निकट ला दिया और उसके साथ साथ रूस को, हमने रशिया को गंवाया नहीं है जो खतरा था, क्योंकि रूस के और अमेरिका के बीच में बड़ा अंतर्द्वंद है, बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है और काफी सीवियर कॉन्ट्रडिक्शन है। आप जानते हैं क्रीमिया को लेकर, सीरिया को लेकर भी दो ऐसे बिंदु हैं जिसमें रूस और अमेरिका अच्छी तरह भिड़े हैं, बस हमने लड़े नहीं है, वरना खूब जो है उन्होंने अपनी शक्ति आजमाइश की है। तो उसमें मैं उस वक्त भी किस तरह से डिप्लोमेटिकली हम लोगों की सफलताएं रही कि हमने अपने दोनों को संतुलित करके मित्र बनाए रखा। भारत का अब एक भी शत्रु नहीं है सच मायने में तो पाकिस्तान के अलावा मैं ही मानता हूं। पाकिस्तान हमसे दुश्मनीपूर्ण रवैया जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसने छोड़ा नहीं है, किसी ना किसी तरह एकदम हमला किया हम पर, जैसे बुनियाद पड़ी उसकी। आपको मालूम है, आप तो इतने बड़े जानकार हैं, खुद ही जानते हैं इन सब बातों को। 1947 में अभी आजादी हुई थी कि अक्टूबर में हम पर हमला कर दिया, कश्मीर का विलय पत्र हुआ। चाइना को भी हम अपना शत्रु देश नहीं मानते हैं। कारण क्या है उसका? अब चीन तक नहीं जरूर मानते थे पर अब तक नहीं मानते थे पर अब तो उसकी जितनी साजिशें हैं, जितनी गतिविधियां हैं, वो शत्रु देश वाली है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ऑफिशियली आज भी देखिए हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं उसके साथ, अभी देखिए हम पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमने ऑफिशियली पाकिस्तान को एक एनिमी कंट्री के तौर पर हमने उसके साथ अपना बिहेव बना दिया है। अब तक हम बातचीत कर रहे थे, मोदी खुद गए। देखिए मोदी की आप कुछ भी कहें, हम भी कभी आलोचना करते हैं, आप लोग भी करते हैं, पत्रकार को पूरी ताकत होती है आलोचना करने की, उसी से वो जिंदा भी रहता है पत्रकार, क्योंकि वो संतुलित आलोचना करनी चाहिए उसको। लेकिन जो अच्छी बात है उसको अच्छी कहने का साहस भी उसके अंदर होना चाहिए। मोदी जी ने खुद जो है पहल की, बड़ी विनम्रता के साथ जब शपथ ली, आपको याद है अच्छी तरह, मई 14 में, तब खुद नवाज शरीफ को बुलाया। इसके बाद खुद नवाज शरीफ के दरवाजे पे गए और अनऑफिशियली गए। इट वॉज हाईली वंडरफुल फ्रेंडशिप गेस्चर, इवन मोर देन अटल बिहारी वाजपेयी। अचानक उतर गए और पूरी कोशिश की उन्होंने कि भाई ये मामला जो है, जो अटल जी ने शुरू किया था जिस नियत के साथ कि हम लोग दोस्त बने, हम लोग पुराने भाई लोग हैं, सब एक ही हमारा जो है ब्लड ग्रुप है, कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग नस्लों के लोग हैं, हम एकदम हिंदुस्तानी लोग हैं सब लोग। भले ही आज हम लोग विभाजन करके हम दो कौमें अपने को लोग बताने लगे, लेकिन हम लोग एक ही कौम है। सच्चाई देखिए यही है। आज भी जो लोहिया जैसे लोग, और बाद में आपको तो मालूम है पूरा इतिहास, बहुत सारे लोग चाहते थे कि हिंदुस्तान और उसका एक फेडरेशन बने, लेकिन जो पाकिस्तानी फौज है वो इस कदर जो है फैनेटिक है और उसने इस्लामाइजेशन को इस कदर जो है अपनी रगों में उतार लिया है कि वो दोस्ती नहीं होने देता। तब अब भारत सरकार को बहुत दिन बाद समझ में आया, शायद पहली बार समझ में आया कि अब बातचीत से बात नहीं बनेगी। अब ये गोली की भाषा ही समझते हैं, तो इनका जवाब गोली से ही दिया जाएगा। किस तरह से 30 साल में रकबा आएगा, कश्मीर में 1 लाख से ज्यादा लोग उन्होंने मार दिए हैं, और तो हम घोषित रूप से वो शत्रु देश है हमारा, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग ए सिंगल डायलॉग, वी आर नॉट शेयरिंग एनी डायलॉग प्लेटफॉर्म विद पाकिस्तान। लेकिन हम अभी चीन के साथ डायलॉग कर रहे हैं। चीन के साथ अभी भी हम उम्मीद लगाए हैं कि चीन को अक्ल आएगी कि जो है वो जिस तरह से बीच के काफी दौर में हमारी झड़पें भी हुई, 1967 में भी हमने नाथुला में उनको शिकस्त दी, 87 में भी फिर हमने उनको मजा चखाया, अभी लेटेस्ट भी हम मजा चखा चुके हैं। आपको मालूम है 15 जून को भी अच्छी हमने सबक दिया उनको,
मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं कहना चाहता हूं हमारी फौज ने, और बिल्कुल दृढ़ता के साथ हमारी फौज बिल्कुल बिल्कुल जमी हुई है। अभी देखिए ब्लैक टॉप पर जिस तरह हम लोगों ने आधिपत्य किया है, उनको खुली चुनौती देते हुए, तो हमारा कहीं भी पोस्चर जो है इंडियन आर्मी का और इंडियन गवर्नमेंट का कहीं भी सबमिसिव नहीं है। आई मीन टू से कहीं भी वो ऐसा नहीं है कि भाई वो किसी जो है कोई डरे हुए हैं, दबे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो चीन के साथ मोहब्बत के साथ शांतिपूर्ण ढंग से जीना चाहते हैं, क्योंकि वो दो पुरानी सभ्यताएं और आज के हमारे रिश्ते नहीं है। हमारे रिश्ते चीन के साथ रूस से भी ज्यादा पुराने हैं। राहुल लेकिन क्या संस्कृतायन ने गंगा, क्या चीन का नेतृत्व ये नहीं समझता है कि भारत चीन के उत्पाद के लिए बहुत बड़ा मार्केट है, जो उसकी कुल मिलाकर के निर्यात है दुनिया भर के देशों को, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ भी आता है। इसके बावजूद वो लगातार पूर्वी सीमा पर साजिशें रच रहा है, लगातार घुसपैठ होती है। जो रिपोर्ट्स हैं वो पिछले साल तक की हैं कि एक साल में 450 बार तक उसने अतिक्रमण किया है सरहदों का। ये जी ये बिल्कुल जो ठीक। इसकी ये जो इसकी साजिशें हैं, ये समझते हुए भी कि एलएसी का मतलब क्या है, एलएसी का मतलब उसको भी समझ में आता है, भारत को भी समझ में आता है। जी जी आप एक बफर जोन है जहां पर आप नाइट स्टे नहीं कर सकते, उसने तंबू गाड़ दिए। उसने जी ऐसे बहुत सारे इलाकों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया, जो बिल्कुल हमारी जो दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली सड़क से मुश्किल से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं, अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, अग्रिम मोर्चे पर हम जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, समय कम लगे उसके लिए हम वहां एयर स्ट्रिप जो हमारे पुराने, उनको फिर नए सिरे से बहाल कर रहे हैं, 3 एयर स्ट्रिप हमने बहाल की हैं। तो इसको लेकर के जो उसकी तरफ से बौखलाहट दिखाई दे रही है, वो जायज तो आप कह नहीं सकते, नाजायज है। और ये समझते हुए भी कि भारत की महत्ता क्या है चीन के लिए, अगर वो इस तरह की हरकतें करता है तो क्या मतलब निकाला जाए इसका। देखिए ऐसा है ओंकार जी, इसके लिए हमको चीन के थोड़े जो है ना, जो राजसत्ता का चरित्र है ना चीन का, उसको थोड़ा सा उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। मैं आपका थोड़ा वक्त लूंगा इसके लिए, थोड़ी बैकग्राउंड में हमें जाना चाहिए। चीन जो है बहुत ही दमित चेतना का देश रहा है। जिस तरह से चीन को तीन तीन मुल्कों ने रौंदा, फ्रांस ने रौंदा, इंग्लैंड ने रौंदा, फिल्म खिलाई, और आप ये देखिए किस तरह रौंदा उसको जापान ने। तो दमित चेतना हमारे अंदर भी है, दमित चेतना। हम लोग भी एक कंट्री के स्लेव रहे 200 वर्ष तक लगभग, सीधे सीधे। ऐसी बात नहीं है कि हमारे अंदर दमित चेतना नहीं है, लेकिन चीन की जो दमित चेतना है वो साम्यवाद आने के बाद, माओ से तुंग आने के बाद, जिस तरह का एग्रेसिव नेशनलिज्म उन्होंने अपनाया, उन्होंने सोशलिज्म से ज्यादा महत्व दिया नेशनलिज्म को। और नेशनलिज्म भी कैसा, आक्रमणकारी नेशनलिज्म। 1962 वाज द रिजल्ट ऑफ दैट एग्रेसिव नेशनलिज्म। रूस के साथ भी 1957 में उन्होंने झगड़ा कर लिया था। देखिए विद द हेल्प ऑफ रशिया वो साम्यवादी बने, उनको AK-47 दी गई थी, आपको याद होगा, इसलिए उसका नाम AK-47 में दी थी, क्लाशिनकोव को हल्का बनाकर। किस कदर रूस ने उनकी मदद की, लेकिन वो उन्होंने कोई उसके साथ कोई भी मोहब्बत नहीं रखी, और उस दुश्मनी का वातावरण रहा, और सीधी झड़पें भी हुई, खूनी झड़पें हुई, जिस तरह हमारे यहाँ हुई, इस तरह रूस के साथ भी, वियतनाम जैसा देश। तो चीन की फितरत को आप उसकी हिस्ट्री से 1947-48 ऑनवर्ड्स अगर स्टडी करेंगे ना, तो उसकी रगों में एक आक्रामक राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद तो ठीक है, राष्ट्रवाद तो हर राष्ट्र के साथ होता है, जब तक राष्ट्र है राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद तो सभी के लिए बहुत जरूरी है, आप जानते हैं, अमेरिकन राष्ट्रवाद, रशियन नेशनलिज्म। लेकिन रूस का जो चाइना का जो नेशनलिज्म है, वो एग्रेसिव नेशनलिज्म है। वो हड़पना चाहता है। 18 देशों के साथ उसका पूरी तरह विवाद है। आपने एक लेख भी मुझसे लिखवाया था पहले इस बात को, मैंने बहुत अध्ययन किया था उस समय इस सारी की सारी स्थिति का। तो उसी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिलीपींस दक्षिण सागर पर कब्जा करना चाहता है, वो सारे द्वीपों को हड़पना चाहता है। तो उसी संदर्भ में हमें भारत के साथ भी उसको समझना चाहिए। भारत को 1962 के बाद, जबकि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पूरी तरह से बुलंदी के साथ लगाया जा रहा था, उस वक्त उसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा।
और माओ से तुंग जिंदा थे उस समय, ऐसा नहीं कि माओ से तुंग जिंदा नहीं थे उस समय, जिनको इतना बड़ा दुनिया का कम्युनिस्ट लीडर और लिबरेटर कहा जाता है। वो फितरत आज भी जो की त्यों कायम है चीन की, उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। ये बात अलग है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन उन्होंने कर दिया, उन्होंने आर्थिक लेकिन उदारीकरण करके उस कठोर। प्रभात जी, आज भारत भी जी 1962 वाला भारत नहीं है। भारत की जो विदेश नीति है, रक्षा नीति है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। भारत अब जी जी दूसरे देशों पर निर्भर भी नहीं रह गया है। पहले जी कोई भी आपदा आती थी, कोई भी विपत्ति आती थी, तो दूसरे देश हमें ऑफर करते थे और हम तुरंत उसके ऑफर ले लेते थे। अब बड़ी से बड़ी जी आपदा आती है, विपत्ति आती है, अमेरिका से लेकर के दूसरे देश बात है इस तरह की मदद की बात करते हैं, हम लोग मदद नहीं लेते हैं, बल्कि हम दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं इस समय। जी जी और बिल्कुल चीन जिस ठीक तरीके से विस्तारवादी नीति अपना करके भारत को डराने की कोशिश करता है, वो जमाने भी अब लद चुके हैं। क्योंकि जो गली का गुंडा होता है, गली का गुंडा जब तक तब तक उसका खौफ है जब तक सामने वाला उससे डरे। जिस ठीक दिन बात है। सामने वाला डरना बंद कर देगा, उस दिन उस गली के गुंडे का खौफ खत्म हो जाता है। आज बिल्कुल स्थिति ये है कि छोटे छोटे देश भी, फिलीपींस जैसा देश भी अब चीन की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है। तो ठीक बात है। आप आप ठीक है, आप एक बड़े देश हैं, हो सकता है आपके पास सेना भी ज्यादा हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो, लेकिन जो विस्तारवादी नीति है, जो गुंडागर्दी की नीति है, जो धमकाने वाली नीति है, दूसरों की जमीन हड़पने की जो नीति है, ये तो नहीं चलेगी इन बदले हुए हालातों में। लेकिन ओंकार जी आप ये समझिए कि ये नीति आज की नहीं है, ये नीति उसकी फितरत में है। देखिए माओ से तुंग की मृत्यु के बाद वैन डेंग शाओपिंग टुक पावर, एब्सोल्यूट पावर इन चाइना। चाइना का आप स्ट्रक्चर समझते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर है, जनरल सेक्रेटरी ही वहां पर एक तरह का तानाशाह होता है, टोटलिटेरियन सोसाइटी है, डेमोक्रेसी नहीं है वहां पर। उस वक्त उस दौर में डेंग शाओपिंग ने दो खराब कारनामे अंजाम दिए, जिसको हम इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्मर मानते हैं, जिसने चीन को, जिसकी नीतियों ने चीन को आज इतना शक्तिशाली बनाया आर्थिक रूप से। पहली बार थियानमिन चौक पर उसने डेमोक्रेटिक स्टूडेंट को कुचल डाला टैंकों से, पहली बार इतिहास में हुआ, चीन के कभी नहीं हुआ। इसके बाद जो है वियतनाम पर हमला किया, वियतनाम से उसका झगड़ा नहीं था, वियतनाम को उन्होंने वॉर में सपोर्ट भी किया था दोनों ने मिलकर, हालांकि रूस और चीन के संबंध बिगड़ चुके थे 1957 में भी। ये तब 75 तक ये दोस्त थे। जैसे ही हो ची मिन की मृत्यु होती है 1976 में, माओ से तुंग मरे, उसके आसपास ही हो ची मिन की मृत्यु हुई। डेंग शाओपिंग ने वियतनाम पर हमला किया, किस लिए किया कि एक द्वीप का झगड़ा है, आज भी वो जिंदा है झगड़ा, आपको मालूम है अच्छी तरह। वियतनाम ने कितना कड़ा सबक सिखाया। आज तक चीनी फौज, लाल फौज, दोनों के पास लाल फौज है, बोथ वर द कम्युनिस्ट कंट्री, टोटलिटेरियन सोसाइटी थी दोनों जगह। अब नहीं है, अब तो वो भी काफी लिबरल हो चुका है, डेमोक्रेटिक हो चुका है। हमारे बहुत शानदार संबंध आज वियतनाम से हैं। अभी जो साउथ चाइना सागर में झगड़ा है वो क्या है, इतने मिनरल्स मिले, हम और वियतनाम मिलकर उसको खोज रहे हैं, दोनों मिलकर ज्वाइंट एफर्ट से, हमारे शिप्स। चीन अड़ंगा लगाता है, लेकिन हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं उसका। ऐसा नहीं कि भारत 62 का तो भारत 87 में भी नहीं था, 62 का भारत तो अहंकार थी 1967 में नाथुला में भी नहीं था। वो समझ चुका था कि भारत 62 से कितना बड़ा जो है सबक ले चुका है, 65 में एक बड़ा युद्ध पाकिस्तान को हरा चुका है। इसकी रणनीति में मुझे जो लगता है, मैं आपको, हो सकता है कि थोड़ा आप मुझसे सहमत हो या ना सहमत हो, मैं समझता हूँ कि इस समय हिंदुस्तान एशिया में उसको कोई चैलेंज दिख रहा है तो इंडिया दिख रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज आज जापान भी नहीं है उसके लिए। जापान कभी था चैलेंज, जापान ने तो मंचूरिया पे कब्जा किया, ताइवान पे कब्जा किया, आपको मालूम है, वर्ल्ड वार से पहले 1936 में हमला किया था उन्होंने। आज सबसे बड़ा चैलेंज, उसको चुनौती देने वाला देश एशिया में, वो तो एशिया का क्या दुनिया का शेर बनना चाहता है ना, अर्थव्यवस्था में तो नंबर 1 बनना चाहता है। भारत से शत्रुता लेकर, क्योंकि अब मैंने कहा ना, इस समय दो बिंदु है उसके, एक तो एग्रेसिव नेशनलिज्म है और एक वो सुपर पावर इकोनॉमिक बनना चाहता है। ये आपस में लड़ रहे हैं, ये अंतर्द्वंद है। भारत इतना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा पूंजी निवेश भी, हमारा भी बहुत बड़ा पूंजी निवेश चीन के अंदर है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे आर्थिक संबंध रहे हमारे काफी लंबे वक्त से, जब से उदारीकरण आया वहां पूरी तरह से सन 2000 ऑनवर्ड्स, आप जानते हैं अच्छी तरह। तो हमारा, हम लोग भी उसी रास्ते पे गए भाई, आर्थिक उदारीकरण में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी चली, उसमें हम भी शामिल थे, चीन भी शामिल था। लेकिन जिस तरह की नीति कोरोना काल के पहले भी और अब भी, जिस तरह से ट्रेड वॉर अमेरिका के साथ हुई, अमेरिका से ट्रेड वॉर क्यों हुई?
जो जो कारण अमेरिका के साथ हैं आर्थिक युद्ध के, वो हमारे साथ भी हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट है, अमेरिका का भी ट्रेड डेफिसिट था। हमने अभी तक बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत धैर्यपूर्वक उस ट्रेड डेफिसिट को सहा। अब ट्रेड डेफिसिट भी हम सहें और अपनी जमीन भी दें उसे, ये संभव नहीं है। जमीन तो हम कभी नहीं देंगे, हम 1 इंच भी नहीं देंगे, हमने कभी नहीं कहा इस बात को। इवन इवन जो उससे पहली सरकारें थी, चाहे मनमोहन सिंह की थी या किसी की भी सरकार थी, राजीव गांधी की थी, इंदिरा गांधी की थी, कभी ये इंडियन किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि अक्साई चीन हमारा नहीं है, या हम उस पर समझौता कर सकते हैं। ये इसने चाल चली थी एक बार, अक्साई चीन के बदले जो है मैं छोड़ देता हूँ अक्साई चीन को, आप मुझको ये दे दो, जो ये दूसरा वाला जो है, दूसरे हिस्से पर जो झगड़ा है जिसे तवांग कहते हैं आप, तवांग और अक्साई अरुणाचल चीन का। प्रदेश। हाँ, जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग है, आपको मालूम है, पहले नेफा भी हम लोग बोलते थे उसको। तो वो सौदेबाजी कर रहा है, हमने नई सौदेबाजी की। इसलिए भारत को कमजोर तो वो नहीं समझता है, लेकिन इसके साथ उसके साथ एक समस्या स्ट्रेटेजिकल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में बार बार आती है, वो ये सोचता है कि पाकिस्तान तो उसका घोषित शत्रु है भारत का। अगर पाकिस्तान और चीन एक होकर लड़ेंगे हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान के बचाव को सीधे कोई नहीं आएगा। ये उसके दिमाग में घुस भर गया है। ये जो चीनी जो इस समय तानाशाह हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना जिन जिनपिंग, वो तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट पावर के मालिक हो गए ना, माओ से तुम जितनी पावर उनके पास है। इस समय ये बताते हैं सबके सब लोग जानकर चीन के, कि उनकी शक्ति का मुकाबला अब माओ से तुम से भी बड़ा हो गया है। वो जो अहंकार में डूबा हुआ शख्स क्या कर सकता है, वही वो नजारा दिखा रहे हैं हमको। लेकिन वो हमें कमजोर ना समझें, और उन्हें कमजोर हमें समझना भी चाहिए। वो अपने आर्थिक पागलपन, आर्थिक कहना जी सुप्रीमेसी को इस राष्ट्रवादी पागलपन में तबाह करने जा रहे हैं। देखिए, सारी यूरोपियन कंपनीज जो कारोबार समेट रही, अमेरिकन कंपनी जो समेट रही है, हमारी समेट, जापानी समेट रही है। तो जो देखिए, जो सुपर पावर। वहां से जो खबरें आ रही हैं प्रभात जी, जी वो तो ये हैं कि जब से ये गलवान घाटी में झड़प हुई है, जी और जब जी से वहां पर उनके करीब करीब 2 गुने सैनिक मारे गए हैं, जी जी उसके बाद से चीनी सेना में भी असंतोष है, उनके परिवारजनों में भी असंतोष है, क्योंकि उनको प्रॉपर रिगार्ड नहीं दिया गया। इसके अलावा बाढ़ हो, टिड्डी की समस्या रही हो, या दूसरी प्रॉब्लम रही हो, वहां पर गेहूं का, आपके चावल का, आपके जौ का उत्पादन बहुत घटा है, और 2025 तक ये माना जा रहा है कि ये कमी रहेगी। और अभी पिछले दिनों शी जिनपिंग का एक बयान आया है, जिसको लेकर के पश्चिमी मीडिया ने काफी अंदाजे लगाए हैं, जिसमें ये कहा गया था कि अपनी प्लेट साफ करो। ये भी कहा गया कि अगर 4 लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, तो 3 लोग खाना मंगाओ, और बाकी जो एक प्लेट खाली मंगा करके उसमें काम चलाओ। इसका मतलब जी ये है कि चीन जो है वो ऊपर से भले ही ये दिखाई दे रहा हो कि वो सुपर पावर बनने की दिशा में है, या उसकी इकोनॉमी कोई बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन एक्चुअल में वहां तो हर चीज को दबाने की एक प्रवृत्ति चली आ रही है। मीडिया में भी वही चीजें आती हैं जो जो उनको सूट करती हैं। तो जो गरीबी है वो चीन में कम नहीं है, जो चुनौतियां हैं वो वहां कम नहीं है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत के साथ या किसी भी देश के साथ युद्ध में उलझे। लेकिन जो उसकी नीति है, ये डराने की, धमकाने की, पीछे हटाने की, जमीनें कब्जाने की, अब वो चलने वाली नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, मैं आपको फिर एक बिंदु पर ले जाना चाहता हूँ। जो बात मैं कह रहा था आपसे, एक्चुअली क्या है कि वो भारत को घेरने की कई कई वर्षों से कोशिश कर रहा है। जब हमारे बहुत अच्छे संबंध भी थे, जब लद्दाख में भी कोई तनाव नहीं था, एलएसी पर कोई तनाव नहीं था। अब याद कीजिए मालदीव में उसका रोल, अब याद कीजिए लंका में उसका रोल, अभी देखिए नेपाल लेटेस्ट है ना। भारत को घेरने की जो रणनीति है वो चीन बरसों से बना रहा है। ये तो उसका कल्मिनेशन हमें दिख रहा है। इसका एक शिखर बिंदु हमें दिख रहा है कि वो सीधा सीधा हिंदुस्तान के सामने फौज लेके खड़ा हो गया है कि अब मैं तुम्हारा ये इलाका कब्जाऊंगा। इस समय जो उसकी रणनीति है, लेकिन ये रणनीति पर वो अमल पिछले 10 वर्ष से कर रहा सीधे सीधे। जब जिन पिंग पावर में भी नहीं थे, उस समय से चीन की जो रणनीति है उसको हम अध्ययन करें। अभी जो लेटेस्ट रणनीति है वो ये है कि वो खुद नहीं भिड़ेगा, लेकिन वो पाकिस्तान का हौसला बुलंद कर रहा है, ताकि जो हमारी फोर्सेस हैं वो
2000 जो 2500 किलोमीटर का जो पाकिस्तानी बॉर्डर है, उससे जो इन्फिल्ट्रेशन निरंतर होता है गुरिल्लास का, जिहादी गुरिल्लों का, उससे उससे हमारा नियंत्रण कम हो जाए, शिथिल हो जाए, हम इधर हम हमारा फोकस हो जाए। उधर से वो इनडायरेक्टली, पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं हमसे सीधे लड़ने की, चीन की भी नहीं हमसे लड़ने की सीधे हिम्मत। वो जो स्ट्रेटेजी है वो पीओके के लिए, खासतौर से पीओके हिंदू उसके हाथ से ना चला जाए, क्योंकि पीओके में आधा हिस्सा तो चीन का है जनाब। और हम लोग ये व्यक्त कर चुके हैं दृढ़ता के साथ, सरकार ने खास तौर से व्यक्त किया है कि पीओके हमारा है। बीच में तो हमने पीओके का नाम लेना ही बंद कर दिया था। 1992 का एक रेजोल्यूशन है, आपको याद होगा, नरसिम्हा राव सरकार पार्लिया का। उसके बाद नो पार्लियामेंट वन का। मेंशन पार्लियामेंट का, लेकिन गुजरात की सरकार के बाद और सरकारों ने भी, बाद की सब सरकारों को याद कीजिए, किसी ने भी पीओके का नाम नहीं लिया। पहली बार जो है, ये जो हमारी इस समय की जो सरकार है, उसने मेंशन किया पीओके को, पीओके को हम कैप्चर करेंगे। तो उसके दिमाग में साफ है, अगर पीओके को इंडिया कैप्चर करता है तो आधा तो उसका भी है। उसने कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, आप देखिए, एक तरह कॉलोनी बना लिया पाकिस्तान को, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये पूरी जो नहीं, रणनीति आप देख रहे हैं ना, जो आधा ये आप बात उसका बता रहे हैं ना, वो भी अवैध कब्जा है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसको अवैध तो तरीके से दिया था। वो तो पाकिस्तान को हमारा ही हक हो। ही नहीं है उसको उसको गिफ्ट देने का। जो हमारी जमीन है उसको पाकिस्तान चीन को कैसे गिफ्ट दे सकता है? लेकिन दिया, तो इसलिए वो चीन का नहीं है, वो भी हमारा ही है। नहीं नहीं, उसका आधिपत्य तो है ना, ऑक्यूपाइड तो है ना वो, बाई चाइना। जैसे हाँ, इलीगली पर ऑक्यूपाइड मैं ये है। कह रहा हूं कि अक्साई चीन पे जैसे उसका कब्जा है, तो जी जी, कब्जे का मतलब ये नहीं है कि ये उसका हो गया है। वो तो तो प्रश्न नहीं पैदा होता। वो हाँ, नहीं है वो प्रश्न। हमारा हिस्सा है, वो हमारा हिस्सा इस है। देखिए, इस समय जो उसकी रणनीति है पाकिस्तान की, चीन की भी रणनीति उसके साथ सम्मिलित है। देखिए, वो इस समय लेटेस्ट वेपन्स दे रहा है उनके टैंक्स को। आपको मालूम है, जो उसके खालिद टैंक है, उसका खालिद टैंक जो है, उसका मॉडर्नाइजेशन चीन कर रहा है इस समय, जो लेटेस्ट वेपन्स उसके पास है। जो और टैंक्स हैं बाकी अल खालिद के अलावा, जो सुपीरियर टैंक माना जाता था, सबसे बड़ा टैंक उसके बाद अल खालिद है, जो अमेरिका ने कभी दिया था, उसका नाम उसने अल खालिद रख लिया है। पैटर्न टैंक के बाद सबसे बड़ा टैंक अमेरिका ने दिया था, जब इनके संबंध अच्छे थे। अभी जो है वो पूरी की पूरी वेपनरी लेटेस्ट दे रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि वो खुद नहीं लड़ेगा। वो लड़ाएगा हमको पाकिस्तान से, वो लड़ाएगा हमको नेपाल से, उसकी रणनीति में। इसलिए वो वहां पर बॉर्डर पर तनाव पैदा कर रहा है। वो हमसे लड़ने के लिए, आक्रमण करने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि वो पाकिस्तान भी सीधा आक्रमण नहीं कर सकता, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार को पावरफुल बनाने के लिए। क्योंकि इस समय आपका प्रॉक्सी वार तीन आपका वर्ष आकलन से, क्या है? आपका आकलन क्या है? मेरा डोकलाम आकलन की ये है कि डोकलाम की तरह वापस जाएगा, या जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ आपने विपिन रावत ने कहा है कि अगर बातचीत से चीन नहीं माना तो हमारे पास सैन्य विकल्प भी है, वो सैन्य विकल्प से वापस लौटेगा या देखिए ऐसा, डोकलाम की तरह वापस जाएगा? अभी तक भी ओंकार जी, आप बहुत जानकार हैं, बिल्कुल मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म में हैं आप इस समय। हमसे ज्यादा जानकारी फैक्चुअल आपको है, मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है ना, उसको ज्यादा पता होता है फैक्ट्स के बारे में। हम लोग तो जो है जानकार कहे जरूर जाते हैं, लेकिन शायद फील्ड के उसका हमें ज्यादा पता नहीं होता। जितना पता लगता है आप लोगों के माध्यम से हमको पता लगता है, सीधे सीधे तो हम बताएं। आप जानते हैं, चीन ने हमारी एक भी इंच भूमि कब्जाई नहीं है। ये सारा झगड़ा अभी बफर जोन का है सिर्फ, ये आप समझ लें। मोदी बिल्कुल। खुद ऑन रिकॉर्ड कर चुके हैं, ही हैज नॉट ऑक्यूपाइड ए सिंगल चौकी ऑफ इंडिया। चौकियां बनी होती है आप जानते हैं, मिलिट्री मिलिट्री पोस्ट भी कहते हैं उनको अंग्रेजी में। कोई पोस्ट उसने कब्जाई नहीं है। झगड़ा सिर्फ बफर जोन का है। जो एक एग्रीमेंट हुआ है, अब तक रहा है म्यूचुअल एग्रीमेंट, उसको चीन ने वायलेट किया है। इसलिए देखिए, अभी युद्ध की स्थिति नहीं है ना। चीन को आक्रमण करने के मूड में है, और चीन आक्रमण नहीं कर रहा, बल्कि वो जहां तक ये जो हम लोग गश्त करते थे, उसको झगड़ा वहां तक है। ऐसा नहीं है कि उसने टेंट बफर जोन में गाड़े, हमारे एरिया में नहीं गाड़े। ये बड़ी भारी गलत फहमी, लोगों को दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये तथ्यों से कोसों मील दूर है कि उसने हमारी कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई की है। टेरिटरी जब वो ऑक्यूपाई करेगा, तब ये हमारे रावत साहब और हमारे नरवणे साहब जो है डटकर मुकाबला करेंगे। जब तक वो हमारी कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, या हमारी टेरिटरी पर सीधा आक्रमण नहीं करता है, हम युद्ध क्यों लड़ेंगे? पागल हैं क्या? हमको युद्ध का शौक नहीं है चीन की तरह से। चीन तो बिना बात युद्ध लड़ता रहा है।
अभी देखिए दक्षिण चीन सागर में बिना बात की तनातनी हो रही है, आपको मालूम है। हमारी फितरत में युद्ध नहीं है, हम तो पाकिस्तान से भी लड़ना नहीं चाहते। क्या हमारी फितरत में युद्ध दिखता है आपको कहीं? देखिए मोदी की फितरत में अगर युद्ध होता तो उसकी जो है नवाज शरीफ के घर नहीं पहुंचता वो आदमी। ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह। मेरा अपना मानना है कि ये सरकार भले ही राष्ट्रवादी सरकार हो, भले ही कोई इसको उन्मादी राष्ट्रवाद भी कह सकता है, कोई भी किसी को किसी के जबान पे ताले तो नहीं है, लेकिन ये कोई उन्मादी राष्ट्रवाद नहीं है, बस राष्ट्रवाद है। ये जो शिथिल पड़ गया था उसको जरा तेवर मिल गया है, ये बात पक्का है। जिस तरह से पीओके की कोई बात नहीं करता था, हम पीओके की बात कर रही है, ये सरकार कर रही है और करनी चाहिए, है ना। दूसरी बात यह है कि देखिए डोकलाम की तरह पीछे जाएगा ये आप समझ लीजिए। मेरा आकलन ये जो आपका सीधा प्रश्न उसका उत्तर दे रहा हूं, ये डोकलाम की तरह पीछे जाएगा, क्योंकि इतनी तनातनी ताइवान और आसपास हो रही है कि वो यहाँ पर रजिस्ट ही नहीं कर सकता हमको। देखिए उसका असली शत्रु अमेरिका है, भारत नहीं है। एक तो हमको रियल एनिमीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, इंटरनेशनल जो फोर्सेस है उसका झगड़ा आर्थिक भी और समझिए भौतिक झगड़ा भी, जो आप समझते हैं मिलिट्री जो कन्फ्रंट्रेशन है, इट इज विद अमेरिका नॉट विद अस। उसका झगड़ा ताइवान है, हांगकांग उसका फोकस है, वो तो उसके अपने हैं, वो तो उसको अपना कहता है, उनको नहीं बचा पा रहा वो। ताइवान को तो कब से कह रहा है मेरा अपना है, वो तो जबरदस्ती अमेरिका ने छीन लिया था चांग काई शेक के लिए, आपको मालूम है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ जो है ना पाकिस्तान के गुरिल्ला वारफेयर को शक्तिशाली बनाने के लिए, जो पिछले 2 वर्ष में ठंडी हो गई है, समझे सर। तो ये कहानी है। बहुत धन्यवाद प्रभात जी, आप जुड़े और आपने इतना बेशकीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से न केवल भारत चाइना रिलेशनशिप और जो चुनौतियां हैं उनके बारे में समझाने का प्रयास किया, बल्कि जो पाकिस्तान के साथ हमारी डीलिंग है और जो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर रसिया के दौरे पर गए हैं, वहाँ चीनी समकक्ष से उनकी बातचीत हुई है और बड़ी कामयाबी भारत को मिली है कि रूस ने ये कहा है कि हम पाकिस्तान को वेपन्स नहीं देंगे। हमारे विदेश मंत्री चीनी समकक्ष से इसी सप्ताह रसिया में मिलने वाले हैं, क्योंकि शंघाई सहयोग संगठन का वहाँ पर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और जो दूसरे सेक्टर के मंत्रीज हैं वो सब मिल रहे हैं आपस में, उनका सम्मेलन चल रहा है। तो भारत ने इस मौके का एक लाभ उठाया है कि जो चीजें अभी तक शुरू नहीं हुई थी, चलिए रसिया की भूमि पर ही सही, रक्षा मंत्री दोनों देशों के और विदेश मंत्री दोनों देशों के मिल रहे हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन दोनों समकक्षों के बीच जब मुलाकातें हो चुकी होंगी तो उसके बाद स्थितियां सुधरेंगी और चीन को वापस लौटना होगा डोकलाम की तरह, जैसा आपका आकलन है, मेरा भी यही आकलन है। और जो हमारी पूर्वी सरहद है उस पर शांति फिर से लौटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपको धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।